मेरे पापा ड्राइविंग करते थे, जो ये सोचते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई से ही आईएएस ऑफिसर बनते हैं। मेरी 69% है 10th में। 10th में? हाँ, और 61% देते हुए टीचर ने मेरे को कहा कि तुम ये भी डिजर्व नहीं करते हो। अच्छा। तो मुझे ये बात बहुत लगी दिल पे कि यार इतना तो बेकार में पढ़ने में नहीं हूँ। मेरे आइडियल जो थे विराट कोहली बन गए थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इतनी कम उम्र में वो मकाम हासिल किया और जो एनर्जी थी तो मुझे वो काफ़ी पसंद थी। तो वो 1 से 1.5 लाख रुपए का लोन वहाँ से मैंने करवाया, बट उसके बाद भी पैसे पूरे नहीं हो पाए। जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मदद करती है उस चीज़ को पाने के लिए। 2020 में जो फेलियर हुआ था तो उससे तो मैं काफ़ी टूट गया था। रूम के अंदर इंटरव्यू होता है, बट उसके बाहर एक चेयर लगी हुई होती है, तो कुछ टाइम के लिए ना आपको वहाँ बैठना होता है। तो वहाँ जब आप बैठते हैं तो बहुत वो डरावना माहौल होता है। वहाँ अलग अलग तरीके के थॉट आते हैं और लोग बोलते हैं कि वो मोस्ट अनकंफर्टेबल चेयर ऑफ द वर्ल्ड है। तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब होते देखना चाहिए। यूपीएससी टॉपर्स की कई कहानियां आपने पिछले कुछ दिनों में जरूर सुनी होंगी, लेकिन आज हम स्वागत कर रहे हैं मोइन अहमद का, जिनकी हेडलाइन आपने बनते देखी कि बस ड्राइवर का बेटा बन गया यूपीएससी का टॉपर। बता दें कि 296 रैंक उन्होंने हासिल की। और लेकिन मोइन, इसके पीछे की कहानी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मोइन आज हमारे साथ है। तो चलिए चलते हैं और मोइन की पूरी कहानी सुनते हैं। तो मोइन, वहीं से शुरुआत करते हैं जो हमने आपका इंट्रोडक्शन भी दिया कि लोगों ने कहा कि बस ड्राइवर का बेटा यूपीएससी टॉपर बन गया, और यही प्रेरणा जो है, इसी वजह से आप लोगों की प्रेरणा बन गए हैं, खासतौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स की। तो पिताजी के बारे में अगर आप बताएं, फाइनेंशियल कंडीशन उतनी मजबूत नहीं थी? जी, मेरे पिताजी 2005 में यूपीएसआरटीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूपी में जो रोडवेज बसें होती हैं और उनका संचालन करता है। आपने देखा होगा हरियाणा रोडवेज या राजस्थान परिवहन निगम। तो इस तरीके की जो बसें होती हैं उन्हीं में मेरे पापा ड्राइविंग करते थे और मेरे पिताजी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे ड्राइवर थे। यानी कि एक उनको टारगेट दिया जाता था कि आप इतने किलोमीटर चलाएंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो अगर उस टारगेट को पूरा करने में विफल रहते थे तो कम पैसे मिलते थे। तो टारगेट पूरा करने के बाद भी उतने पैसे नहीं मिलते थे। 2005-06 में अगर मैं बात करूँ तो 6 से 7 हज़ार रुपये मिलते होंगे। हाँ, 8 से 10 साल के बाद ये धनराशि बढ़ के 10 से 12 हज़ार रुपये पहुँची। और मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे 3 भाई और हैं, मेरी एक बहन है और मम्मी पापा हैं, तो टोटल 7 लोगों का परिवार है। तो पापा ही सिर्फ कमाने वाले थे और हम सभी लोग पढ़ रहे थे। मेरे पापा की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि उन्होंने हमको पढ़ाया। उन्होंने जैसे किसी भी तरीके का हमको काम करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया, या हम ये कहेंगे कि उन्होंने फोर्स नहीं किया कि आप काम कराइएगा। यहाँ तक कि बहुत लोग बोलते भी थे, और स्पेशल हमारी कम्युनिटी में रहता है कि जब बच्चे जवान होते हैं तो आस पड़ोस के लोग या यहाँ तक कि माँ बाप भी कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा कर लाएं और फिर शादी कर दो इसकी, फिर शादी कर दो। तो उस चीज़ से उन्होंने मुक्त रखा। परेशानियाँ थी, चुनौतियाँ थी, लेकिन उन चुनौतियों से वो लड़े। जितनी भी उनकी इनकम थी उसमें उन्होंने कोशिश करा कि बेहतर से बेहतर हमें दे पाए। तो ये मेरा कुछ फैमिली बैकग्राउंड था। लेकिन यूपीएससी की बात करें कि बचपन से ही मोइन ने सोच लिया कि अफसर बनना है, या बचपन में कोई और ख्वाब थे? एक्चुअली मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गांव के ही पास एक विद्यालय है, तक्षशिला शिशु वाटिका, तो वहाँ से हुई है। वो हमारे गांव से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मैं डेली पैदल वहाँ जाता था 1 से 1.5 किलोमीटर तक, और वापस भी आता था। तो थक भी जाता था काफ़ी, क्योंकि और बच्चे एक घोड़ा बुगी करके होता है उससे आते थे, तो हमारा भी मन होता था कि हम उससे जाएं। तो बट पापा से मैंने 1-2 बार कहा भी कि हमारे लिए भी घोड़ा बुगी का इंतजाम करो। तो ये क्या है घोड़ा बुगी? एक घोड़ा होता है, उसके पीछे एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बना होता है, जिसमें बच्चे बैठ जाते हैं। यानी कि आपको पैदल नहीं चढ़ना पड़ता, तो थोड़ी सहूलियत रहती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी फीस अफोर्ड कर सकता हूँ या ये घोड़ा बुगी का चार्ज। तो मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं है, हम पैदल ही जाते हैं। तो जब पैदल जाता था तो लगता था कि इतनी दूर से मैं आता हूँ तो मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो स्कूलिंग में काफ़ी अच्छी से मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ाई की, और क्लास में हमेशा मैं टॉप में रहता था। जो भी जिस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन हमको मिल रही थी उसमें मैंने बेहतर करने की कोशिश की। बट मेरा उस टाइम तक सपना था कि मैं क्रिकेटर बनूं, क्योंकि क्रिकेट में मेरी बहुत ज़्यादा रुचि थी। क्रिकेट खेलता भी था स्कूल में, स्कूल से आके भी स्कूल का काम नहीं करता था और
घर पे जो है क्रिकेट खेलता था या घर के बाहर भी। उसके बाद हमारे घर पे न्यूज़पेपर भी आता था उन दिनों, 5th 6th क्लास में। मेरे ताया जी का एक्सीडेंट हो गया था 2006 या 7 की बात होगी, तो वो घर पे ही थे, तो लेकिन उनको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, तो मैं भी उनके साथ न्यूज़पेपर पढ़ता था। तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मुझे ये जिलाधिकारी, एसएसपी या जो भी जिले के अधिकारी होते हैं उनके बारे में जानकारी मिली। तो मैंने अपने ताऊ से उनके बारे में जानना चाहा कि ये कौन लोग होते हैं, तो उन्होंने मेरी हर जो भी जिज्ञासा थी उसका जवाब दिया। तो मेरा यही प्लान था कि मुझे तो क्रिकेटर बनना है, लेकिन अगर कभी पढ़ाई में कुछ करना है तो मुझे ये आईएएस ऑफिसर बनना है। बट क्योंकि बच्चे होते हैं, आपको पता है 8, 9, 10th में, तो हमें हमेशा खेल कूद में ज़्यादा रुचि होती है, पढ़ाई में उतना होता नहीं है। लेकिन क्रिकेट जब तक आपने सोचा कि क्रिकेटर बनूंगा, तब कोई आइडियल था आपका? क्रिकेट में शुरू में तो हम मतलब यही जो क्रिकेट के बागबान है सचिन तेंदुलकर, उनको फॉलो करते थे। लेकिन 2008 में इंडिया ने अंडर 19 का एक वर्ल्ड कप जीता था, तो वहां से विराट कोहली एक काफी चर्चित व्यक्ति बन गए थे। तो मेरे आइडियल जो थे विराट कोहली बन गए थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इतनी कम उम्र में वो मकाम हासिल किया और जो एनर्जी थी, तो मुझे वो काफी पसंद थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उसी डेडिकेशन के साथ क्रिकेट खेलता था और वो काफी एग्रेसिव मतलब फील्ड पे रहते थे, तो मैं भी उसी तरीके से अपने आप को रिलेट कर पाता था। तो विराट कोहली कहीं ना कहीं मेरे फेवरेट बने और उनको मैं आज भी फॉलो करता हूँ। और वैसे आप भी बता सकते हैं, आप कोहली फैंस अगर हैं तो वो कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे बताया कि तेंदुलकर फिर कोहली फैन आप रहे, लेकिन बड़े होकर कब सोचा कि अफसर बनूंगा? अब मतलब क्रिकेटर नहीं, अफसर बनूंगा, ये कब सोचा? क्रिकेटर बनने का मेरा प्लान था और 9th 10th में तो हम गांव के लेवल पे ही क्रिकेट खेलते थे। 11th तक भी मैं खेला, लेकिन 11th में एक घटना घटी कि मैं पढ़ाई में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा। तो जब स्कूल का रिजल्ट आया तो मुझे अराउंड कुछ 61 या 62% थी, क्योंकि मेरी 10th में भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो ये सोचते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई से ही आईएएस ऑफिसर बनते हैं, मेरी 69% है 10th में। हाँ, और 11th में 61% देते हुए टीचर ने मेरे को कहा कि तुम ये भी डिजर्व नहीं करते हो। अच्छा। तो मुझे ये बात बहुत लगी दिल पे कि यार इतना तो बेकार में पढ़ने में नहीं हूँ। बचपन में तो स्कूल में अच्छा पढ़ता था और उन दिनों फिर मैं अपनी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड तो मैंने नहीं पढ़ी थी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में जो मार्कशीट मेरे को मिली थी, तो वो हमारी रिकॉर्ड रहते थे। मेरी अम्मी ने वो काफ़ी संभाल के रखे थे। तो मैंने वो देखा और ये मतलब मैं उस दिन सच में रोया कि मैं यहाँ पे इतना अच्छा कर सकता हूँ, तो आज ये नौबत कैसे आ गई कि टीचर मुझे बोले कि तुम डिजर्व नहीं करते। तो फिर 12th में मैंने बहुत पढ़ाई की और 12th में आके क्या हुआ कि मैंने क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिया था। पूरी तरीके से मैं पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हो गया और फिर मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया और अपना स्कूल टॉप किया। मेरी 84.6 उस वक्त आई थी, तो जो काफ़ी अच्छा था। लेकिन वही है कि वो उम्र ऐसी होती है, कभी आप किसी सपने को पूरा करते हैं फिर वापस किसी सपने को करते हैं। तो 10th के बाद मैंने फिर कोशिश भी किया था कि मैं IIT JEE की प्रिपरेशन करूं। कोटा के कोचिंग सेंटर का मैंने एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम था, वो क्वालिफाई किया था। तो एक कुछ 30 की 40% लेवल तक वो लोग स्कॉलरशिप दे रहे थे, बट जो बची धनराशि थी वो भी हम नहीं पे कर सकते थे। तो फिर कुछ लोग बोल भी रहे थे मेरे पापा को कि इसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दो, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं पढ़ाई में चीज़ों को आगे लेके जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई की जगह जो अपना सपना क्रिकेटर बनने का, हम उसके लिए ट्राई करें। तो वहाँ से मैंने क्रिकेटर बनने के लिए ट्राई किया और प्रोफेशनल कोचिंग भी फिर मैंने 1 साल की ली, क्योंकि जो भी मेरे पास 10-12 हज़ार रुपये थे। तो उस वक्त क्या होता था, मेरे पापा खाने के लिए हमको पैसे देते थे हमारे सब भाइयों को, तो मैं खाता नहीं था। अच्छा। मैं वो पैसे बचा लेता था। तो कुछ पैसे मैंने वो इकट्ठे किए, कुछ घर वालों ने दिए, तो मैं क्रिकेट की किट लेके आ गया और डेली बेसिस पे फिर प्रैक्टिस करने के लिए मुरादाबाद जाता था। कुछ दिन में मुरादाबाद में रहा भी, 2-3 महीना वहाँ मेरे चाचा रहते थे, तो मैंने वहाँ से भी कोचिंग क्रिकेट की ली। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि शायद मैं उतना अच्छा क्रिकेट में नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए। लेकिन फिर भी यही है कि फिर भी मैंने कंटिन्यू किया और जो मुझे दिक्कतें आ रही थी फाइनेंशियली, उसको खत्म करने के लिए मैंने साइबर कैफे स्टार्ट किया गाँव में। अच्छा। क्योंकि मैं मुरादाबाद के गाँव में, जटपुरा ही गाँव में कॉमन सर्विस सेंटर स्टार्ट कर दिया कि यार यहाँ से मैं सुबह से दोपहर तक पैसे कमाऊंगा और दोपहर के बाद से फिर खेलने के लिए जाया करूँगा, और जो भी टूर वगैरह क्रिकेट के जाते हैं तो उसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है, तो वो मैं अटेंड करूँगा। बट यही था कि वहाँ से मैं डेली जाता था, तो एक तो काफ़ी थका हुआ भी होता था क्योंकि सुबह से दोपहर तक काम करता था।
और 4-5 महीने में ही साइबर कैफे खोलने के बाद मुझे समझ में आ गया कि नहीं, क्रिकेटर शायद मैं नहीं बन सकता। मैं दूसरों को देख के सिर्फ ये सोचता हूँ कि मैं बन जाऊँगा। मेरे पास वो स्किल नहीं है, वो शायद एप्टीट्यूड में नहीं रखता हूँ कि मैं क्रिकेटर बन जाऊँ। तो जैसे ही मेरी ये समझ में आ गया, मैंने खुद को पहचान लिया, तो फिर वही जो मैं चाहता था कि आईएएस ऑफिसर बनूं, उसके लिए मैंने प्रयास किया। और इस बात का मैं जिक्र करूंगा कि उस वक्त तक मैंने ये जब जाना कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मैं लक्ष्य मूवी है, तो उसमें ऋतिक रोशन एक बार एकेडमी से वापस आते हैं, तो जो हीरोइन होती है तो वो उनको बोलती है कि ये तो आपका अपना डिसीजन था, एटलीस्ट इसको तो अच्छे से कर लो। तो उस वक्त मैंने यही बात सोची थी कि अब मैंने क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ दिया है, और जो भी मैं सोच रहा था कि आईआईटी जेईई की तैयारी करूँ या और भी, तो वो सारी चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं। अब मेरा सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, और वो आईएएस ऑफिसर होना चाहिए, और मैं अब इसको पूरा करके ही मानूंगा। तो उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए थे, जो भी हेल्प चाहिए थी, उस पर मैंने सोचना स्टार्ट किया। लेकिन मैं यही बात कहने वाली थी कि रिसोर्सेज, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी मजबूत नहीं, तो मुरादाबाद का ये लड़का दिल्ली आया। कौन से साल में? शुरुआत में दिल्ली आ गए, क्योंकि आपको बताऊं कि चौथे अटेम्प्ट में आपने यूपीएससी क्लियर किया है। कैसे सफर शुरू हुआ, रिसोर्सेज का इंतजाम कैसे हुआ? ये सब हिंदी मीडियम के खास तौर पर स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं, बहुत कॉल्स आते होंगे आपको। जी, मुझे बहुत कॉल्स आते हैं, और मैसेज भी काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे करते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर किसी को रिप्लाई भी कर सकूं, और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया कि उसके थ्रू जितने लोगों की मदद हो सकती है मैं करूं, और मैं इस प्रोसेस को आगे लेके जाऊंगा जहाँ तक भी मुझसे संभव हो पाएगा। रिसोर्सेज की बात करें तो मुझे पहले से ही अंदाजा था कि इस एग्ज़ाम में मुझे वक्त लगने वाला है, क्योंकि मैं शायद उतने अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ, मैं उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि साइबर कैफे भी चला रहा था, साथ में मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था। और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, सच ये है कि हमारे एरिया में उतनी अच्छी नहीं है कि हम चीज़ों को खुद से कर पाए यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए। तो मुझे समझ में आया कि पैसे भी चाहिए और एक वक्त भी लगने वाला। तो मैंने एस्टिमेट लगाया कि मुझे कम से कम 3 साल लग जाएंगे, और कहीं ना कहीं 3 लाख रुपए मेरे इस प्रोसेस में हो जाए। तो अब मेरा दिमाग उसी तरफ था कि मैं किसी तरीके से ये दोनों चीज़ कर पाऊँ, कि 3 साल भी अपने लिए निकाल पाऊँ और 3 लाख रुपए का इंतजाम भी कर पाऊँ। क्योंकि एक चैलेंज उस टाइम जो सबसे बड़ा ये था कि मेरे साइबर कैफे खोलने के बाद जो इनकम हो रही थी, तो उससे घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई थी। तो घर वाले बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि मैं 20 से 30 हज़ार रुपए जो कमाता हूँ उसको छोड़कर एक रिस्की जोन में जाऊँ। बट यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मेरे दिमाग में उस टाइम एक यही चीज़ थी कि पाने के लिए संसार है, खोने के लिए कुछ नहीं अगर आईएएस बनना है। और जो काम मैं कर रहा हूँ उसको तो मैं वापस आके भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अगर मैं जीरो से स्टार्ट करके अपने साइबर कैफे को 20 से 30 हज़ार तक पहुँचाया, तो आईएएस बनने के बाद मतलब अगर आईएएस नहीं बन पाया तो जो मेरे पास जानकारी रहेगी उसका इस्तेमाल करके और मैं इसको बेहतर कर पाऊँगा। तो जैसे 3 लाख रुपए की जब बात आई, तो मैंने कुछ तो मेरी सेविंग थी साइबर कैफे की, तो वो इकट्ठा की। घर से तो उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि पापा ड्राइवर थे, तो घर के खर्चे ही इतने थे कि वो कुछ सपोर्ट करते थे, कुछ मैं सपोर्ट करता था, तो बाकी तो फैमिली में और कोई इनकम का सोर्स था नहीं। हमारे दादा के नाम में कुछ जमीन है, तो वहाँ से कुछ पैसा आता था, लेकिन वो जैसे आप जानते हैं कि खाद दाल होता है, कुछ कॉमन फैमिली के खर्चे होते हैं हमारे ताऊ चाचा के, तो उसमें खर्च हो जाता था, तो वहाँ से भी कुछ हेल्प हो नहीं पा रही थी। तो मैंने फिर क्या किया कि अपने साइबर कैफे पे लोन कराया, तो वो 1 से 1.5 लाख रुपए का लोन वहाँ से मैंने करवाया, बट उसके बाद भी पैसे पूरे नहीं हो पाए। तो मैंने अपने दादा का अकाउंट है, तो उन पर लोन कराया। तो मैं एक एस्टीमेट बना के अराउंड 2018 लास्ट या 19 की स्टार्टिंग में दिल्ली आ गया, और मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था, मैं एकदम नौसखिया टाइप का था। मेरे को लगता था कि कोचिंग करनी है और उसके बाद मैं आईएएस बन जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडर नहीं था, मेरे पास कोई मेंटर नहीं था। तो खुद से ही मैंने चीज़ें करनी स्टार्ट करी। तो जैसे तैसे मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया, लेकिन हुआ ये कि कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, और मैं मुखर्जी नगर जो मेन एरिया है वहाँ रहने का तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उसके बराबर में संगम विहार या वजीराबाद जैसी कॉलोनियाँ हैं, तो वहाँ आप सस्ते में रह सकते हैं। तो मेरा जो मंथली एस्टीमेट था वो 7,000 रुपये महीना था। उस हिसाब से मैं चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहा था।
बट यही है कि कोचिंग में मेरे पैसे बहुत ज़्यादा लग गए। हाँ। तो 2020 के फरवरी आते आते तक मेरे पैसे खत्म हो जाते, इस बात का मुझे एहसास हो गया था। तो मेरे दिमाग में था कि अब कहीं रहने का ढूंढा जाए। तो वही है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मदद करती है उस चीज़ को पाने के लिए। तो फिर मुझे उसी वक्त एक NGO आती है फाउंडेशन, तो वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया। तो उन लोगों ने मेरे रहने खाने की व्यवस्था की, कोचिंग से रिलेटेड भी जो भी मुझे ज़रूरत थी वो उन्होंने प्रोवाइड की। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा साहिल सर और उनकी अम्मी को, जिस तरीके से उनका सपोर्ट रहा वो बहुत ही मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं उनका किस रूप में शुक्रिया अदा करूँ। बट इसके बाद एक नया दौर स्टार्ट हो गया, क्योंकि 2019 में गाइडेंस के अभाव में मैंने पहला अटेम्प्ट 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन करके ही दे दिया था, जो बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इतने कम समय में आप अटेम्प्ट ना ही दे तो बेहतर है। क्योंकि नए नए हम आते हैं तो हमारे पास एनर्जी तो रहती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप 5 से 6 महीने में UPSC का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। वो भी ऐसे बैकग्राउंड से आना जहाँ आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं हो। कुछ लोग कर भी पाएंगे, तो हो सकता है कि वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो लास्ट 2-3 साल से, और उनकी अभी एज हुई हो, तो वो लास्ट में बोले कि हम 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन करके प्रीलिम्स दिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएं। जो स्ट्रेटेजी IIT वालों की होगी वो एक गाँव के स्कूल या गाँव से जिसने ग्रेजुएशन किया उसकी नहीं हो सकती जी। तो उसके बाद 2020 का भी प्रीलिम्स मेरा फेल हो गया 2021 का भी मेरा प्रीलिम्स फेल हुआ। उस वक्त मुझे साहिल सर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कि आप मेहनत कीजिएगा, आपका हो जाएगा। लेकिन जब मुझे लगता है कि 2019 में जब नहीं हुआ, आपने सोचा कि अभी मैं नया नया आया हूँ, अभी तो एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ, लेकिन जब 2020 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, तब मोरल डाउन नहीं हो गया? 2020 में जो फेलियर हुआ था तो उससे तो मैं काफ़ी टूट गया था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और मैं बहुत रोया था कि पता नहीं मेरा होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत मैंने 2020 के प्रीलिम्स में की तो वो मैं कभी बाद में कर भी नहीं पाया। लेकिन यही था कि जैसे ही मैं फेल हुआ उसके बाद मैंने अपने स्कूल टीचर्स को फ़ोन किया। अच्छा। तो उनको मैं फ़ोन करके डायरेक्ट ही बोला कि मेरे को ये बताइएगा कि मैं IAS बन सकता हूँ कि नहीं। तो मैं पहली बार इस चीज़ को बोलूँगा। तो एक दीपक सर हैं और एक जोगराज सर, तो दोनों को ही मैंने कॉल किया था। तो दोनों ने एक बात बोली थी कि बेटा तुम्हारा जरूर होगा, बस तुम टिके रहो। और ये एक ऐसी जर्नी है कि इसमें वक्त लगता है, तो डिमोटिवेट मत हो। उनकी ये बात थी कि वापस आते ही मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाई। विदिन 10 से 15 मिनट के बाद मैं रूम पे आया, मैंने वापस पढ़ना स्टार्ट किया। तो वही है कि एक यकीन होना बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन में ना। तो या तो वो खुद से आना चाहिए या कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपको बहुत करीब से देखा हो। यूट्यूब की वीडियो से नहीं आएगा वो, जिसने आपको जाना हो। तो आपके स्कूल टीचर होते हैं तो उन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा होता है, तो वो आपको बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर कभी ऐसा फेज आए तो आप उनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद मेरे सीनियर थे यूनिस यूसुफ मीर हैं एक, अभी उन्होंने काफ़ी स्टेट के और UPSC के मेंस लिखे हैं, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। बाद में आसिफ यूसुफ हैं 2019 के सिलेक्टेड, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की UPSC की जर्नी में। बट 2021 में फिर वही हुआ कि मैं एक गलत स्ट्रेटेजी का शिकार हो गया और मुझे लगा कि जैसे नॉर्मली बच्चे करते हैं कि हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी पढ़ लीजिएगा, इकोनॉमी पढ़ लीजिएगा और कोई एक सब्जेक्ट और ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो मैं भी उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, लेकिन UPSC हमेशा पैटर्न चेंज करता है, तो आप किसी एक सेट पैटर्न को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो उसी वजह से मेरा 2021 का अटेम्प्ट फेल हो गया। तो फिर मेरा काफ़ी मोरल डाउन हुआ कि 3 अटेम्प्ट हो गए हैं और चलिए पहला अटेम्प्ट हटा दीजिए, बाकी 2 अटेम्प्ट तो मेहनत से दिए हैं, तो अब कोई स्कोप नहीं बचता कि आप आगे लेके जाओ। और उससे बड़ी चीज़ आप अपने परिवार को परेशानी में डालकर ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ भी कमाता तो एटलीस्ट उनकी हेल्प तो लेता। ये था कि इस वक्त मैं उनसे नहीं ले रहा था, लेकिन मैं उनको दे तो सकता था, क्योंकि पापा की इनकम तो इतनी नहीं है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, घर के खर्चे बढ़ते हैं, मेरे छोटे भाई बहन भी बड़े हो रहे थे, तो वो भी चाहते थे कि कुछ बेहतर करें। तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी और ये काफ़ी टफ फेज था जब 2021 का प्रीलिम्स फेल हुआ। तो मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सोचा कि 3 साल तो ठीक है मुझे हो गए, लेकिन कोरोना में मेरा समय बेकार गया। 4 से 5 महीने मेरा कुछ डिस्टर्बेंसेस रहा है, तो वो मैं इधर एडजस्ट करूँ। तो मैंने फिर वो किया
5 से 6 महीने, क्योंकि नवंबर 2021 में रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का और जून 2022 में एग्जाम था प्रीलिम्स का। तो यही मान लिया था कि अब ये जो वक्त है इसमें जितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ उतनी मैं मेहनत करूँगा, जितनी शिद्दत के साथ पढ़ सकता हूँ उतनी शिद्दत के साथ पढ़ूंगा, और ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। इसके बाद में फुल फ्लेज तैयारी नहीं करूँगा। अगर कभी देना भी होगा तो कोई जॉब करूँगा ताकि घर वालों को भी सपोर्ट कर सकूं। मतलब एक तरीके से आखिरी मौका अपने आप को दिया था ये। जी जी जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें पड़ रही थी फैमिली में। मतलब मेरे ताऊ हैं, तो मेरे ताऊ की डेथ 2021 में हो गई थी मार्च में, तो उनकी 6 लड़कियां हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि इन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और मैं खुद को गिल्टी मानता था कि इन सबका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं 25 से 30 हज़ार रुपये कमा सकता हूँ तो हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी रकम होती है 25-30 हज़ार, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ इतने रुपए में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो अपने आप को गिल्टी मान के मैं चीज़ों को आगे बढ़ता गया, और शायद खुदा ने मेरी सुनी, उसने मेरी मेहनत का फल मुझे दिया। जी, और यूपीएससी की चलिए जो आपका फाइनल अटेम्प्ट और जिसकी वजह से आज यहाँ पर हैं, आईएएस बन गए हैं। यूपीएससी इंटरव्यू में खासतौर पर प्रीलिम्स और मेंस की बात से ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू में इंटरेस्ट रहता है। इंटरव्यू में, क्योंकि ऑफ रिकॉर्ड बता रहे थे मुझे मोइन कि वो जो हॉट सीट होती है वो बहुत ही आपको मतलब थोड़ा डरा भी देती है, लेकिन जब आप उस हॉट सीट पे थे, एक बार पहले ये बता दीजिए कि कौन सी हॉट सीट, कहाँ पर आप थे और कहाँ पर घबराहट होने लगती है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब आप एंट्री करते हैं यूपीएससी भवन में, तो एक उनकी सेंट्रल बिल्डिंग है, तो वहाँ पे जो जिस दिन भी आपका इंटरव्यू है तो सभी लोगों को उस बिल्डिंग में बिठा दिया जाता है। मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग है, तो मॉर्निंग शिफ्ट के सभी स्टूडेंट वहाँ कर बैठ जाते हैं। सभी को क्या है ना, वहाँ राउंड टेबल लगी हुई है जी। जितने भी यूपीएससी के बोर्ड मेंबर्स उस दिन उपस्थित होते हैं, तो उसी हिसाब से वो लोग शायद बुलाते होंगे। तो हमारे साथ 6 लोग थे, तो इसी तरीके का राउंड टेबल था, तो हम 6 लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ तो काफ़ी चिल माहौल रहता है, आपस में बात कर सकते हैं, न्यूज़पेपर होता है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू होता है तो वो काफ़ी थोड़ा चलना पड़ता है जी। तो वहाँ से जिसकी भी बारी आती है तो उनको बुलाया जाता है कि चलिएगा आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो जिस स्टूडेंट का होता है उसको बुलाकर दूसरी साइड में जो बिल्डिंग है वहाँ लेके जाया जाता है। तो वहाँ रूम के अंदर इंटरव्यू होता है, बट उसके बाहर एक चेयर लगी हुई होती है, तो कुछ टाइम के लिए ना आपको वहाँ बैठना होता है। जैसे जो नेक्स्ट है उसको बुलाने के नेक्स्ट, जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ है तो मेरे से पहले जिनका इंटरव्यू है तो उनका चल रहा होता है। मेरा इंटरव्यू जो होगा या मुझे जो बुलाया जाएगा वो 10 मिनट अराउंड इतने पहले बुलाकर वहाँ बिठा दिया जाता है। तो वहाँ जब आप बैठते हैं तो बहुत वो डरावना माहौल होता है। वहाँ अलग अलग तरीके के थॉट आते हैं और लोग बोलते हैं कि वो मोस्ट अनकंफर्टेबल चेयर ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो काफ़ी डरावना समय का एक माहौल होता है और दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं। और क्योंकि इंटरव्यू बराबर में ही चल रहा होता है तो कुछ हल्की फुल्की सी आवाज़ आती है कि हाँ कुछ तो पूछा जा रहा है, उतना तो पता नहीं चलता क्या है, तो वो बड़ा एक इंसान डर जाता है, पैनिक करता है, तो वो हॉट सीट में उसकी बात करता है। लेकिन जब अंदर जाते हैं, यानी कि जब इंटरव्यू शुरू होता है आप जाते हैं, इमीडिएटली जाके कंफर्टेबल हो पाते हैं या टाइम लगता है, क्योंकि 5-6 एकदम लर्नेड प्रोफेशनल लोग आपके सामने हैं? वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। मतलब मैं तो इस चीज़ को बोलूँगा, और मैं बोलूँगा कि आपकी किस्मत कैसी है क्योंकि जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आप बैठ जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि पहला क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। नॉर्मली तो सभी बोर्ड मेंबर बोलते हैं कि आप आराम से बैठिएगा, हम किसी भी तरीके से कोशिश करेंगे कि सवाल ऐसे पूछे जाएं जो आपको आए, या बहुत मतलब वो कंफर्टेबल कराने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि सवालों की तो पूरी दुनिया है तो सवाल तो कुछ भी आ सकता है। तो किसी व्यक्ति के सामने अगर पहले दूसरा तीसरा सवाल बाउंसर आ गया तो उसके लिए बड़ी डेंजर सिचुएशन हो जाएगी बाकी सवालों के लिए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस तो वहीं डगमगा गया। लेकिन शायद जैसे मेरे केस में था तो मुझे कुछ जो सवाल आए थे तो वो शायद मेरी रेंज में थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। तो उससे क्या होता है ना, आपको काफी हेल्प मिल जाती है जो आगे के सवाल होते हैं। अच्छा, क्या ट्रिकी सवाल कुछ पूछे गए आपसे? ट्रिकी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझसे ज़्यादातर ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछे गए, और सभी एरियाज, चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, एग्रीकल्चर हो,
चाहे मेरा डैप हो, तो उससे रिलेटेड सभी एरिया से सवाल पूछे गए। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि उस दिन मेरा दिन था और मुझे कहीं भी सॉरी नहीं बोलना पड़ा। तो ये मेरे इंटरव्यू की सबसे अच्छी चीज़ थी और मैं बाहर निकल कर काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छे से हुआ है तो, और जो रिफ्लेक्ट भी हुआ। और आपने कहा ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछे गए, मतलब ओपिनियन बेस्ड सवाल भी आपको फंसा भी सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी हो सकता है जो आपकी अप्रोच टेस्ट की जा रही है, कहीं वो 0.1% भी इधर उधर उनको लगी कि ये ऐसे सोचता है, नहीं। तो किस तरह के ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछे गए? ओपिनियन बेस्ड मतलब क्या है ना कि देखिए फैक्चुअल में पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए कि भारत की राजधानी कहाँ, तो इससे आपको उतना अंदाजा नहीं मिलेगा कि ठीक है दिल्ली किसी को भी पता होगा, तो उससे इंसान के व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं बिल्कुल होता। लेकिन जब यही सवाल पूछा जाए कि भाई भारत की राजधानी दिल्ली ही क्यों, तो यहाँ फिर आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। कोई किसी तरीके से जवाब देगा, हर किसी का एक अपनी अप्रोच होगी, तो उसी के हिसाब से मतलब वो लोग जज करेंगे। लेकिन तो, उदाहरण के तौर पर अगर आप बताना चाहें किस तरह के सवाल पूछे गए आपसे? जैसे कि मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि रसिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि भारत का जो स्टैंड है वो सही है क्या? तो उस पे जो भी मेरा विचार था वो मैंने अपना व्यक्त किया। उसके अलावा उन्होंने कुछ सिचुएशन बेस्ड भी सवाल मुझसे पूछे थे कि एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप कहीं होंगे तो वहाँ पर किसानों के लिए क्या करेंगे, किस तरीके से आप उन्हें प्रेजेंट करेंगे। तो जो भी मेरी अप्रोच थी वो मैंने उनसे साझा की। डैप से रिलेटेड भी सवाल काफ़ी थे। मैं जैसे स्काउट गाइड में था, तो स्काउट गाइड से रिलेटेड भी मुझसे सवाल पूछे गए। जी, और वापस मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगी, कोचिंग को लेकर आपने बताया कि किस तरह से कोचिंग की, काफ़ी अलग अलग जगह से आपको सीखना पड़ता है। वैसे ही डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति से भी आपने पढ़ाई की, या फिर मैं कहूँ मॉक इंटरव्यू वहाँ पर दिया आपने? जी जी, दृष्टि IAS में मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था और डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ही पैनल के हेड रहते हैं, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे सुझाव भी दिए थे। और सर ने इनफैक्ट इंटरव्यू में बोला था कि आपके सोचने का तरीका काफ़ी अच्छा है और आप चीज़ों को बहुत ही लॉजिकल सोचते हैं, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आपका सिलेक्शन। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया था तब? हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसी कोई वजह नहीं कि आपका ना हो सिलेक्शन। जी जी। और वो चलिए सच भी हो गया। और कई स्टूडेंट जो हैं वो अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं। आपका जो UPSC का इंटरव्यू रहा उसमें सब कुछ एक सीरियस टोन में ही जा रहा था, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि एक आइस ब्रेक करने के लिए कुछ लाइटर एलिमेंट भी आ जाता है इंटरव्यू में, या फिर हो सकता है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करने के लिए कुछ लाइट बात वो बोल देते हैं या आप बोल देते हैं, ऐसा कुछ हुआ या ऑलमोस्ट सवाल जवाब वैसा ही था? नॉर्मली तो ठीक ही चल रहा था, मतलब लाइट में नहीं कहूँगा, और एक सवाल ही था और जो इंटरव्यू में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कि एक आपकी इंटीग्रिटी चेक की जाती है या आपकी ऑनेस्टी चेक की जाती है। तो मेरा ये सिंपल था पहले से कि मेरा जो भी ओरिजिनल है मैं वही बताऊँगा। मैं कुछ मैनिपुलेट करता हूँ तो पहली बार तो मेरी बॉडी बता देती है कि मैं चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत असहज हूँ जब मैं झूठ बोलूँगा या कुछ करूँगा। जी, तो यही था कि मुझसे सवाल पूछा गया था कि आप साइंस के इतने अच्छे विद्यार्थी रहे हैं तो आपने मास्टर्स क्यों किया? तो तब मैंने उनको बताया था कि जो मैंने साइंस में BSc किया है तो वो एक्चुअली में मेरा प्लान नहीं था कि मैं BSc करूं, और मैंने तो एडमिशन भी BA में ले लिया था 12th के बाद। बट ये था कि उस वक्त या शायद अभी भी वो स्कॉलरशिप चलती है, एक इंस्पायर नाम से स्कॉलरशिप चलती है जो बोर्ड के टॉप 1% बच्चों को साइंस स्ट्रीम में कैरियर बनाने के लिए 80,000 रुपये साल देते हैं। तो मेरे मार्क्स अच्छे थे 12 के, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, तो उस वजह से मैंने BSc में एडमिशन लिया था। तो मैंने ऑनेस्टी से बोला कि सर ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने तो सिर्फ स्कॉलरशिप की वजह से ये स्ट्रीम में चेंज किया। तो उन्होंने काफ़ी मुस्कुराए वो, तो शायद ये एक ऐसा मोमेंट था जो काफ़ी लाइट था, लेकिन इसमें भी चीज़ें मुझे लगता है कि चेक की जा रही है। चलिए उठ के आ गए हैं थोड़ी खुली हवा में। एक सवाल ये कि आपने मुझे बताया कि मुरादाबाद में कई लोग ये मानते हैं कि UPSC मिथ है वहाँ पर कहीं ना कहीं कि UPSC यहाँ के बच्चे क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि मे बी
क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं उतनी नहीं है इस वजह से? एक्चुअली क्या है ना कि हमारी जो तहसील है, इस तहसील में ठाकुर द्वारा तहसील से आता है, जी। तो वहाँ पे 10+2 कोचिंग, 10+2 के बाद स्टेनो और क्लर्क की तैयारी करने का एक हब है। अच्छा। तो वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे 10+2 करते हैं और फिर कांस्टेबल, स्टेनो, क्लर्क इनकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं और वहाँ से रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। मतलब हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर वहाँ से बच्चे ना हो। तो लोगों का थॉट प्रोसेस उसी तरफ डेवलप हो गया कि आप 12th कीजिएगा और कांस्टेबल की तैयारी कीजिए या स्टेनो क्लर्क की तैयारी कीजिए। मुझे भी बहुत बार बोला गया। यूपीएससी की तरफ कोई सोचता नहीं है, इतना बैकवर्ड इलाका है, तो लोगों को लगता था कि ये बड़े बड़े लोगों की चीज़ है, ये छोटे मतलब हम छोटे लोग क्या ही इसको कर पाएंगे। तो इस वजह से मैं इसको मिथ बोलता हूँ। और वहाँ पे हम देखते हैं कि पिछले 10-20 साल में सिलेक्शन भी नहीं है, स्पेशली हमारी तहसील से। तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को जानता हूँ। 2017 में इल्मा अफरोज एक IPS थी, तो उनका सिलेक्शन हुआ। इसके बाद से कुछ सिटी, जो मुरादाबाद सिटी है, वहाँ से कुछ लोगों को सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनकी जो रीच है वो इतनी नहीं हो पाई ग्रामीण इलाके में। तो अभी जब मेरा सिलेक्शन हुआ और लोगों को पता चला, तो उनको लगा कि ठाकुर द्वारा या मुरादाबाद के लोग सिर्फ स्टेनो क्लर्क ही नहीं, IAS ऑफिसर भी बन सकते हैं। अच्छा। और अब लगता है कि उन सबको जवाब दे दिया, या रिश्तेदार होंगे शुरुआत में ये कहते होंगे, अब क्या कहते हैं वो? रिश्तेदार या जो परिवार या आसपास के लोग होते हैं, तो पहले तो वो काफ़ी कुछ बोलते थे। तो लोग मतलब मेरे पे बोलते थे कि अरे कहाँ इतना बड़ा सपना देख रहे हो, कोई छोटी जॉब कर लो और आपका तो आराम से हो जाएगा। ये सब बड़ी बड़े लोगों की चीज़ें हैं, कलेक्टर, ये आप लोग नहीं बनोगे। और कुछ लोग मजाक ही बनाते थे कि गया है 2 साल के बाद वापस आ जाएगा। कुछ मेरे पापा को बोलते थे कि 4 लड़के हैं, 400 रुपये अगर रोज भी लाएंगे तो 1600 रुपये डेली के घर में आएंगे, तो पारिवारिक स्थितियाँ बदलेंगी। बट यही था कि मेरा खुद का भी एक जुनून था कि नहीं नहीं मुझे यही करना है। मेरे पापा ने भी कभी उस चीज़ को नहीं सोचा कि 1600 रुपये घर में आएंगे। तो हम जितने भी भाई हैं सबको पढ़ाया। तो जो भी तंग हाली थी, और उसमें ये था कि ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी, खाना पीना मिल रहा था और एक नॉर्मल सा घर है। तो कहते हैं ना कि मड़ैया है अपनी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास घर नहीं है, जैसा भी है टूटा फूटा अपना अच्छा है। तो लेकिन यही है कि अब उन सबको जवाब मिल गया, और मैं यही कहूँगा कि वो लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे तो वो भी क्या है ना कि इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए। ऑफिसर बनने के बाद तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा रिजल्ट के बाद, क्योंकि रिजल्ट के बाद आप अपने छोटे लेवल पर जाके चीज़ों को नहीं सोच सकते कि किसने मेरे को क्या बोला था। क्योंकि आपके दिमाग में देश होना चाहिए, आपके दिमाग में समाज होना चाहिए, आपके दिमाग में क्षेत्र होना चाहिए, और हर एक इंसान होना चाहिए। आपको सबकी मदद कर रही है, लेकिन आप प्रिपरेशन के टाइम आप सोच सकते हो, क्योंकि डिमोटिवेटिंग होंगे तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर आपको पुश करेगा। हाँ। तो मैं एक मतलब लाइन अपने प्रिपरेशन के टाइम बोलता था कि अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब होते देख रहे हैं। बट सिलेक्शन के बाद आप अलग हो जाते हो, आपको अलग तरीके से सोचना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आप नहीं सोचते। अच्छा, अंत में एक बात यही कि ग्रामीण परिवेश से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कहाँ जाएं, थोड़ा गुम हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि शुरुआती साल में मुझे भी लगा कि कहाँ हूँ मैं, लेकिन आप अगर आज उनको क्या एक गाइडेंस अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मेरी तरफ से उनके लिए यही गाइडेंस रहेगा कि आज के दौर में यूट्यूब का जमाना है या डिजिटल एरा इस टाइम चल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है जी। तो सही इन्फॉर्मेशन क्या है अब तो ये पता लगाना ही मुश्किल है। और जब गांव से बच्चे आ रहे हैं या पिछड़े इलाकों से लोग आते हैं, तो वही वीडियोस कुछ देख लेते हैं या कुछ कहीं पढ़ लिया तो आ गए। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना या देख रहे हैं, तो उसको ये देखिएगा कि ये आपसे कितना रिलेट करता है। जैसे मेरे केस में ये था कि 2019 में जब मैं प्रीलिम्स फेल किया था, तो मैंने एक टॉपर की स्ट्रेटेजी सुनी थी कि 3 महीने में प्रीलिम्स हो जाता है। तो एक्चुअली वो ठीक बोल रहे थे कि 3 महीने में हो जाता है, लेकिन होता किसका है उन्होंने ये नहीं बताया। उनका जो बैकग्राउंड था वो एक IITians थे, फैमिली से बहुत प्रॉस्पेरस थे, बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई थी, बट मैं वहाँ से बिलोंग नहीं करता, तो मुझे शायद वक्त ज़्यादा लगेगा। तो आप अपने हिसाब से अपने जैसे लोगों से सलाह लीजिएगा। ये नहीं है कि आप ग्रामीण इलाके से रख के आते हैं, स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, कॉलेज अच्छा नहीं हुआ, फिर आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं किसी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से जो बंदा क्वालिफाई किया है सिविल सर्विसेज को,
तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप अपने जैसे लोगों को ढूंढिए और मिल जाते हैं, तो वो आपको प्रॉपर बता पाएंगे कि आपको कितना वक्त लगेगा, क्योंकि बैकग्राउंड मैटर करता है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अच्छा, और क्योंकि बात शुरू की थी हमने आपके पिताजी से, वहीं पे अंत भी करेंगे कि अब पिताजी को कैसा लग रहा है, क्योंकि आप कहते होंगे लोग कि मोइन के पिताजी, मोइन के पापा। पिताजी काफ़ी खुश है, रिजल्ट के बाद से ही काफ़ी उनको सम्मान मिल रहा है, लोग काफ़ी मोहब्बत कर रहे हैं, तो सभी को अच्छा लगता है जब सम्मान मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। इवन डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास में जाता हूँ तो उनको लेके जाता हूँ, तो उनको काफ़ी प्राउड फील होता है कि सभी अधिकारियों से मिलना हो रहा है, क्योंकि आम आदमी की रीच से शायद चीज़ें बाहर होती हैं, वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम की अवेलेबिलिटी होती है या और भी फैक्टर होते हैं, तो लोग नहीं मिल पाते। तो इस वजह से क्या है कि वो काफ़ी खुश है, और घर पे लोग आ रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, फोन उनको करते हैं, तो ओवरऑल वो इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, हमारे घर वाले भी एंजॉय कर रहे हैं, और जो मेरे यार दोस्त हैं वो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब आगे के सफर के लिए एक्साइटेड एकदम? लबास्ता एक ड्रीम होता है हर किसी के लिए, एक्साइटेड? बिल्कुल, और लवासना की डेट भी आ गई है, तो 27 से 29 के बीच में हमें जाना है, तो देखते हैं किस दिन प्रॉपर डेट आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोइन, न्यूज़ तक पर बड़े खुल के आपने अपने दिल की बात बताई। कि अंत में अगर आप ग्रामीण परिवेश वालों के लिए कुछ पंक्ति या कुछ बोलना चाहते हो? पंक्ति में यही बोलना चाहता हूँ, जो मैं एक दो जगह मेरी वायरल भी हो रही है, कि सपने बड़े देखिएगा, सपने बड़े देखने का कोई टैक्स नहीं लगता, और जब सपने बड़े देखते हैं ना, तो उसके लिए फिर मेहनत भी करेगा। ऐसा ना हो कि आप सपने ही देख रहे हैं बड़े, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि वो लोग बड़ा ही नहीं सोच पाते। अब कोई चपरासी है, कोई ड्राइवर है, कोई ऑटो चलाता है, किसी के पापा मजदूरी करते हैं, अब वो कल को खड़ा होकर बोले कि मैं IAS बनूंगा, तो 10 लोग उसको चुपाने वाले खड़े हो जाते हैं कि अरे आपका पापा तो टैक्सी ड्राइवर है, आप क्या ही IAS बनोगे। तो उनकी वजह से आप सपनों को ना छोटा करें, सपना बड़ा देखिए। मुझे भी बहुत लोग बोलते थे कि अरे क्या ही तुम IAS बनोगे, कोई छोटी जॉब कर लो, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने बड़ा सपना देखा, और उससे भी ज़्यादा जरूरी फिर उस सपने को पूरा करने के लिए ईमानदारी के साथ मेहनत। तो आप लोग भी अपने सपने को बड़ा कीजिएगा, और उसको पाने के लिए ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, और इतनी मेहनत कीजिएगा कि आप स्वयं का सामना कर सकें, क्योंकि इस दुनिया में आप हर किसी से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने माँ बाप से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने परिवार से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने यार दोस्तों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आपको अपनी असलियत पता है कि आपने क्या किया, और इतनी मेहनत करिए कि ज़िंदगी में कभी पश्चाताप ना करना पड़े कि यार ज़िंदगी ने वो मौका दिया था और हम अच्छे से कर नहीं पाए। मैं यही बोलता हूँ कि आप इतनी मेहनत कीजिएगा कि शीशे के सामने खड़े होकर बोल पाए कि मैंने अपना 100% दिया है, और यदि आपने अपना 100% दिया है तो यकीन मानिएगा, आप जिसमें भी विश्वास रखते हैं, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वो आपको वापस जरूर देगा। प्रकृति किसी की मेहनत अपने पास नहीं रखती है, वो उसको वापस लौटा कर जरूर देती है। तो आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बशर्ते वो जो मेहनत है वो ईमानदारी से की गई है। तो बहुत बढ़िया काम मोइन, और टैक्स तो वैसे इस इंटरव्यू को देखने में भी नहीं लगेगा आपका, तो इंटरव्यू जरूर देखिए और कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगा। मोइन की बातें आपको कैसी लगी, उनकी कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में लिखकर बताएं, और देखते रहिए न्यूज़ तक।